नमस्कार। विमेन टीवी इंडिया के कार्यक्रम जुनून जिंदगी है में स्वागत है आप सभी का दिल से। दोस्तों, हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम की विशेष अतिथि हैं आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, इंटीरियर डिजाइनर, चिंतक, बहुमुखी प्रतिभा की धनी किरण गांधी। आर्किटेक्चर, इंटीरियर्स, स्ट्रक्चर्स, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स में लगभग 23 वर्षों के ज्ञान के साथ किरण को भारत के विभिन्न हिस्सों और कुछ विदेशी परियोजनाओं को संभालने का और सही रूप से एग्जीक्यूट करने का विशेष अनुभव है। From individual homes to group housing, commercial complexes to IT buildings, office buildings to industrial buildings, schools to universities, new buildings to renovations, she has undertaken a variety of projects and executed them to the satisfaction of her clients from various backgrounds. एक इमारत की योजना और डिजाइन से संबंधित सभी प्रकार की सेवाएं किरण प्रदान कर रही हैं, जिसमें निर्माण प्रक्रिया के दौरान सुपरविजन और कोऑर्डिनेशन भी शामिल हैं to ensure that design and standards are executed efficiently. She is also General Secretary of Association for Social Health in India, हरियाणा स्टेट ब्रांच, जो कि एक एनजीओ है। पंचकूला और उसके आसपास विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से ये जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए काम करती हैं। बहुत छोटी उम्र से ही आशियाना चिल्ड्रन होम के साथ जुड़ी हैं किरण, और यहाँ के बच्चों की मनपसंद दीदी भी हैं। किरण जी, आपका स्वागत है विमेन टीवी इंडिया के इस मंच पे। Thank you, Rashmi ji, so much for inviting me for the show. I'm really very thankful to you, and I feel honored to be part of this very special show, जुनून जिंदगी है। थैंक यू किरण फॉर जॉइनिंग अस एंड टेकिंग टाइम फॉर अस। किरण, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आर्किटेक्चर में आपका इंटरेस्ट कैसे बना, क्योंकि इसमें धीरे धीरे महिलाओं का योगदान बढ़ रहा है, लेकिन पहले लड़कियां कम आती थी, तो आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे बना? ऑनेस्टली मैं आपको बताऊंगी, जब मैंने इसमें एडमिशन लिया तो मुझे ना आर्किटेक्चर के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि आर्किटेक्चर होता क्या है। जब मैंने जेईटी और डीईटी का एग्जाम दिया था आफ्टर 10, तो उसमें मेरी बहुत अच्छी रैंक आई थी। तो वन ऑफ माय टीचर सजेस्टेड कि आपको प्रोफेशनल एजुकेशन में जाना चाहिए। तो मैं काउंसलिंग के लिए गई, तो आई वॉज ऑफ द माइंड कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेनी है। मैंने 98 में एडमिशन लिया था, तो उस टाइम पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा डिमांड में थी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो कोइंसिडेंटली मुझे वहाँ काउंसलिंग पर एक काउंसलर ने मुझे वहाँ पर बताया कि आप आर्किटेक्चर में एडमिशन लीजिए, गर्ल्स के लिए वो बहुत अच्छा प्रोफेशन है। और आई वॉज ऑफ द माइंड कि आर्किटेक्चर में तो बहुत ज्यादा ड्राइंग का वर्क होता है, जिसकी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी है, सिर्फ वही आर्किटेक्चर ले सकता है। प्लस मोर ओवर मैं एक ऐसे इंसान को जानती थी, एक नोन है जो आर्किटेक्चर की एजुकेशन ले रहा था, एंड वो थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट था। तो मुझे लगा था कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो आर्किटेक्चर नहीं लेते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है और ये नेवर एंडिंग है, तो आप इसमें एडमिशन लीजिए। तो मैंने उसमें एडमिशन लिया, और एडमिशन लेने के बाद मेरा उसमें जो इंटरेस्ट बना, तो आई थॉट कि मैं तो बनी आर्किटेक्चर के लिए हूँ, ये तो मेरा फील्ड है। मतलब किसी की एक गाइडेंस ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। और अगर आप मुझसे आप पूछोगे, हाँ बिल्कुल, अगर आप मुझसे पूछोगे कि लाइफ में कभी दोबारा मौका मिले या दूसरी जिंदगी मिले तो क्या प्रोफेशन होगे, तो मैं आपको बोलूंगी कि मैं आर्किटेक्चर ही लेना चाहूंगी। तो आपने आर्किटेक्चर ज्वाइन किया और उसके साथ सिविल इंजीनियरिंग भी की, तो कैसे आपको लगा कि सिविल इंजीनियरिंग आपको आपके काम में योगदान दे सकती है, और किस तरह से आपने उसको पूरा किया? क्योंकि एक भी करना इन दोनों में से कोई आसान नहीं है, तो आपने दोनों, तो कैसे किए ये? बिल्कुल, मैंने सिविल इंजीनियरिंग का माइंड इसलिए मेकअप किया, एक्चुअली मैंने पहले किया था आर्किटेक्चर में डिप्लोमा, एंड व्हेन आई वाज इन डिप्लोमा तो हमारे टीचर्स ने हमें गाइड किया कि आपको डिप्लोमा के बाद इसकी डिग्री भी करनी चाहिए पूरी 5 इयर्स की आर्किटेक्चर में। तो इन बिटवीन दैट एक्चुअली माय डैड गॉट पैरालिटिक अटैक जब मैं सेकंड ईयर डिप्लोमा में थी, तो उनको पैरालिटिक अटैक हो गया, बहुत स्वेयर अटैक था। तो उसके बाद जब मेरी डिप्लोमा फिनिश हुआ, तो आई थॉट कि मैं करूंगी तो सही डिग्री, बट मैं फाइनेंशियली अपने ऊपर अपने पैरों पे स्टैंड करके खुद अपने पैसों से कमा के उससे मैं डिग्री करूंगी। मैं घर से कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उस टाइम पे घर की सिचुएशंस थोड़ी सी फाइनेंशियली वीक थी। तो आई डोंट वांट टू मेक बर्डन ऑन माय फैमिली टू डू द डिग्री, बट इट वाज इन माय माइंड कि मुझे वो डिग्री करनी है, इट वाज माय ड्रीम।
एंड उसके बाद जब मैंने अपना डिप्लोमा खत्म करने के बाद मैंने सर्च करना शुरू किया कि डिग्री करने का क्या ऑप्शन है अगर मैं जॉब के साथ साथ डिग्री करना चाहूँ। तो मुझे पता चला कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स मुंबई नेशनल बॉडी है, वो आपको डिग्री प्रोवाइड करती हैं। आप जॉब के साथ साथ पढ़ सकते हैं और डिग्री भी कर सकते हैं। तो इन बिटवीन जब मैंने उसका एजुकेशन का एंट्रेंस का पता किया, तो वहां पर उस टाइम पे उन्होंने एडमिशंस कुछ टाइम के लिए बंद कर दिए थे, क्योंकि उनका सिलेबस कुछ रिवाइज हो रहा था। तो इसलिए आई थॉट कि मैं अपना टाइम वो वेस्ट नहीं करना चाहती, कि मैं और क्या ऐसा कर सकती हूँ जो मुझे इसमें बेनिफिट भी करे और मेरी एजुकेशन को भी एनहांस करे आगे। तो जैसा कि मैं जब ऑफिस में जॉब करती थी, तो मुझे जो लगता था कि जब हम आर्किटेक्चर में कुछ भी डिजाइन करते हैं, तो हमें एक स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास जाना पड़ता है, उसके लिए उसकी राय लेनी पड़ती है कि जो हमने ये डिजाइन किया है ये ठीक है, ये स्ट्रक्चरली स्टेबल है। तो वो अपनी इनपुट्स उसके अंदर डालते हैं कि नहीं, कहीं कहीं पर वो हमें बोलते हैं डिजाइन भी आपको चेंज करना पड़ेगा, या कहीं पर हमें कॉलम प्रोवाइड करना पड़ रहा है जो आपकी डिजाइन में इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा है, तो हमें फिर से डिजाइन रिवाइज करना पड़ता था। तो आई थॉट कि आर्किटेक्ट ना स्ट्रक्चर इंजीनियर के ऊपर भी डिपेंड हो जाता है। अगर मैं अपनी सिविल इंजीनियरिंग खुद करके स्ट्रक्चर्स की नॉलेज गेन कर लूँ, तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा कि मैं अपने जो प्रोजेक्ट्स डिजाइन करूंगी, मैं पूरी कॉन्फिडेंसली डिजाइन करूंगी और स्ट्रक्चरली स्टेबल डिजाइन करूंगी, और उसका स्ट्रक्चर डिजाइन भी मैं खुद ही करूंगी। तो आई टुक द डिसीजन टू टेक एडमिशन इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स कोलकाता। तो जब मैंने एडमिशन लेने का मन बनाया, तो फॉर्म भरना था, किसी के साइन भी करवाने होते हैं, किसी इंजीनियर के भी। तो उनसे अच्छा। मेरी बात हुई, उन्होंने भी मुझे इनकरेज किया, बट इन बिटवीन कुछ लोगों से मैं ऐसे लोगों से मिली, तो मुझे पूछ रहे थे कि आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रही हूँ। तो काफी लोगों ने मुझे डिमोटिवेट किया। उन्होंने कहा अच्छा। सिविल इंजीनियरिंग गर्ल्स के बस की बात नहीं है, और वो तो बहुत टफ है, वो तुमसे तो बिल्कुल नहीं होगी। एएमआई तो करना नॉर्मल लोगों के बस के बाहर है, ये तो पीएचडी जैसी है, लोग इसको छोड़ जाते हैं, फर्स्ट ईयर में ही छोड़ जाते हैं। तो ये रहने दो, और वैसे भी तुम्हारा फील्ड नहीं है, कहाँ तुम साइट पर जाओगी, छतें चेक करोगी, सरिया चेक करोगी, लेबर से डील करोगे, तो ये रहने दो, तुम गर्ल्स के लिए नहीं, ये बॉयज के लिए ही ठीक है। तो वो मेरे मन में ना घर कर गया कि ऐसा क्या गर्ल्स और बॉयज का डिफरेंशिएशन है जो हम सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो मैंने स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन बनाया कि बस अब तो मुझे ये सिविल इंजीनियरिंग करनी ही है और सक्सेसफुली कंप्लीट करनी है। तो आई टुक एडमिशन, और जब मैंने इसमें एडमिशन लिया था उस टाइम पे उसमें एक भी लड़की नहीं थी सिविल इंजीनियरिंग में, एएमआई में। तो जब मैं एग्जाम्स के लिए भी जाती थी, तो जो हमारे एग्जामिनर होते थे उनको भी कंफ्यूजन होता था, वो हमेशा मुझे कहते थे कि बेटा आई थिंक आप गलत जगह बैठ गए हो, ये सिविल इंजीनियरिंग वालों की रो है। तो आई टोल्ड देम कि मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रही हूँ। तो उनको भी बड़ा प्राउड फील होता था कि वाह, एक लड़की भी अब सिविल इंजीनियरिंग में आ रही है। तो एनी हाउ वो सक्सेसफुली मेरा कंप्लीट हुआ। उसमें कुछ टाइम मुझे जरूर लगा, क्योंकि इसमें सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, इसकी कोई प्रॉपर बुक्स अवेलेबल नहीं है। मैंने इंटरनेट से काफी स्टडी किया, कुछ बुक्स से स्टडी किया, एंड किसी की स्ट्रक्चर इंजीनियर्स की गाइडेंस भी ली। कुछ इंजीनियर्स हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम आई। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मुझे उस मोमेंट पे हेल्प किया। और फाइनली आई गॉट द डिग्री। और फिर मुझे जब मेरी सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, तो मुझे मेरे इंस्टीट्यूशन की तरफ से लेटर आई कि कॉन्वोकेशन बैंगलोर में हो रही है, और गवर्नर ऑफ कर्नाटका की तरफ से आपको स्पेशल इनविटेशन है कि आप कॉन्वोकेशन अटेंड करें, बिकॉज यू आर द ओनली गर्ल इन दैट स्ट्रीम जिसको वो स्टेज पे अवार्ड देना चाहते हैं। तो वेरी आई वेंट देयर एंड आई फील वेरी प्राउड ऑन माई सेल्फ एंड माई फैमिली हु सपोर्टेड मी इन ऑल द वेज। और मुझे जब वो डिग्री मिली, तो वो मैं बता नहीं सकती उस टाइम मेरी खुशी का क्या ठिकाना था, मतलब आई वॉज इन द एयर। तो उसके बाद फिर मैंने उसको प्रैक्टिस करना भी शुरू किया। एट द सेम टाइम मैं आर्किटेक्चर की डिग्री भी कर रही थी, और आर्किटेक्चर एक ऑफिस में जॉब कर रही थी। तो वहां पर भी धीरे धीरे मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, क्योंकि मैं जो स्ट्रक्चर इंजीनियर मैंने पढ़ा है वो मैं अपनी फील्ड में कैसे उसको ऐड करके उसका बेनिफिट ले सकती हूँ। तो मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर से अपने प्रोजेक्ट के डिस्कशंस के लिए मैं जाती थी। मेरे बॉसेस मुझे भेजते थे कि आप जाओ, आपको नॉलेज है, तो हम उनसे डिस्कस करते थे। तो वो डिबेट जी। भी होती थी कभी कभी, क्योंकि हमने न्यू किया था, तो हमें बड़ा मजा आता था कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। एंड वो थोड़े से पुराने उसमें थे कि जहां उन्होंने उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं जी ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आई टोल्ड देम द वे, सर ये पॉसिबल है, मैंने पढ़ा है, ये ऐसे हो सकता है, ये वैसे हो सकता है। तो मुझे क्रिएटिविटी करने में भी बड़ा मजा आता था, एंड दे ऑल्सो एंजॉय दैट कि हाँ आपको भी नॉलेज है। तो टाइम के साथ साथ फिर मैंने आर्किटेक्चर की अपनी डिग्री भी आगे पूरी की, आईआईटी मुंबई से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट।
एंड फिर उसके बाद मैं ऑफिस में जॉब कर रही थी। पहले मैंने आर्किटेक्चर ऑफिस में कुछ साल जॉब की, एंड इन द लास्ट ईयर्स क्विट करने से पहले मैंने एक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग फर्म में ज्वाइन किया, अपनी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग नॉलेज को एनहेंस करने के लिए। उन्होंने मुझे प्रोफेशनल नॉलेज गेन करने में मुझे हेल्प किया। आई एम थैंकफुल टू द एसोसिएशन द डिजाइन सॉल्यूशंस इंडिया, एंड उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे बहुत अच्छे से सिखाया। और मैंने वहां पर जब स्टार्ट किया तो आई स्टार्टेड एज अ फ्रेशर। उससे पहले मेरे को आई थिंक 12 इयर्स या 14 इयर्स का एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आपको फिर से फ्रेशर की तरह स्टार्ट करना है, तो क्या आप कर पाओगे, आपके अंदर वो डेडिकेशन होगी, क्योंकि आप एक सीनियर आर्किटेक्ट की पोस्ट पे आए हो, आपके अंदर बहुत सारे जूनियर्स काम करते थे। तो मैंने कहा यस आई विल डू दैट। मैं किसी भी काम सीखने के लिए ना, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि अभी मेरा ये पोजीशन है तो मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्न फ्रॉम एनीबडी, फ्रॉम एनीवेयर। मैं अपनी साइट पे भी जाती थी तो मैं लेबर से भी बात करती थी, मैं काफी कुछ उनसे भी सीखती थी, क्योंकि जो हमारी बुकिश नॉलेज है वो प्रोफेशनल फील्ड में उतनी क्या नहीं अनुभव है। सक्सेसफुल होती जितनी आप भी शायद समझ रहे हो, आप भी कॉलेज में पढ़ा चुके हो। क्योंकि बुकिश हम्म, नॉलेज बहुत साल पुरानी है, कुछ पुरानी किताबें लिखी हुई हैं 1975 80s की या शायद उससे भी पहले की, जो अभी भी हमें वही पढ़ाई जा रहे होते हैं। पर जब हम फील्ड में निकलते हैं ना, एक्चुअली सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि जब हम आर्किटेक्चर में होते हैं तो हमें सबसे पहले ब्रिक का साइज बताया जाता है कि ये स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज है। तो जब हम जी। मार्केट में निकलते हैं ना, ब्रिक का साइज वो है ही नहीं, ब्रिक का साइज एक्चुअली चेंज हो चुका है। तो इसलिए प्रोफेशनल नॉलेज के साथ साथ आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज की भी बहुत जरूरी है, जो आप कोई भी किसी से भी सीख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हम लेबर से बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं, हर एक फील्ड के लोगों से हम उनसे भी उनकी राय जानते हैं कि अच्छा हम ये डिजाइन कर रहे हैं तो आप बताइए। अगर उनको लगता है कि इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो हमें बताते हैं कि मैम ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, तो हम उनकी भी राय लेते हैं और जो पॉजिटिव डिसीजन दोनों को मिला के निकलता है उसको हम फिर टेकअप करते हैं। तो इसलिए मुझे फिर सिविल इंजीनियरिंग का और आर्किटेक्चर का दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत हेल्प किया मुझे पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रो करने में, क्योंकि जब मैं अपने साइट पे जाती हूँ तो आई गो एज एन आर्किटेक्ट एंड एज एन स्ट्रक्चर इंजीनियर ऑल्सो। गुड। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी कि आपकी बातों से ज़ाहिर हो रहा है कि आपको अपने काम से कितना प्यार है। तो ये प्यार होना अपने काम से बहुत ज़रूरी है अगर हम सफल होना चाहते हैं, दुनिया में आसमान को छूना चाहते हैं। और दूसरा एक और बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगी कि आपने जिस तरह से बताया कि आपने अपनी जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर किया, तो और जिन हालातों में किया और उसमें सफलतापूर्वक आपने कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। जिस जिस शिद्दत से आप बात कर रही हैं और जिस शिद्दत से आपने पढ़ाई की और आगे बढ़ती जा रही हैं, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि ज़िंदगी में आगे भी आप और आगे और आगे और आगे बढ़ती रहेंगी। तो थैंक यू सो आपने मच। इतना कुछ किया, गॉड ब्लेस यू, इतना कुछ किया है, तो और जिस तरह से आप कर रही हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आजकल जो एनवायरनमेंट के लिए जो कंसर्न है हमारी सरकार का भी, समाज का भी, कि इतना प्रदूषण हो रहा है, तो एनवायरनमेंट के लिए आपकी कंपनी जो है, आपकी कंपनी का क्या नाम है जिसके तहत आजकल आप इंडिपेंडेंट काम कर रही हैं? इनोवेशंस, मेरी कंपनी का नाम इनोवेशंस है और मैं 2016 से फुली फ्लेज फुल टाइम अपने ऑफिस के लिए काम कर रही हूँ। वेरी गुड। इस एज में आप अपने लेवल पे अपना जो कंपनी है वो चला रही हैं। तो हाँ आपकी जो जी। कंपनी है क्या काम कर रही है इस तरह से कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके बिल्डिंग्स को? हाँ जी, जब हम आर्किटेक्चरल डिज़ाइन भी हम करते हैं, हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, जिसमें हम एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन करते हैं, जिसमें आपका जो हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग का जो लोड है, वो आपकी बिल्डिंग के ऊपर कम हो। आप सोलर एनर्जी, पैसिव एनर्जी यूज़ करके आप अपनी बिल्डिंग में एनर्जी क्रिएट करें और सस्टेनेबल डिज़ाइन करें। जैसे कम आपको दिन में आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ करनी पड़े, आपके रूम में इतनी सफिशिएंट लाइट हो कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपको ऑन करने की उसकी जरूरत नहीं पड़े, नेचुरल लाइट से भी आपका काम अच्छा चले और आप जो बिल्डिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं वो सस्टेनेबल यूज करें। अब जैसे आपने सुना होगा पिछले कुछ टाइम पहले सरकार ने ईंटों पर रोक लगा दिया था कि जो ईंटें हैं वो एक सस्टेनेबल मटेरियल नहीं है, उसकी जगह पर उन्होंने एसी सीमेंट ब्लॉक निकाले थे जो हीट कम एब्जॉर्ब करती हैं। तो ऐसे कुछ मटेरियल्स और भी हैं जो मार्केट में लॉन्च होते हैं, तो हम उसके बारे में पूरा स्टडी करते हैं कि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या फ्रेंडली है, हमारी एनर्जी कैसे कम यूज हो सकती है, हमारा डिजाइन किससे एनहेंस हो सकता है, जिसको हम नेट जीरो भी आजकल बिल्डिंग बोलते हैं। मैंने एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है एक गवर्नमेंट का,
उसके ऊपर मैंने वर्कशॉप्स भी काफ़ी अटेंड की हैं, 1 डे वर्कशॉप, 2 डे वर्कशॉप, 3 डे, और मैंने उसके बाद उसका एक एग्ज़ाम भी दिया है। अच्छा। और इसी से हमें और नॉलेज गेन होती है कि आप अपनी बिल्डिंग को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। और एज़ एन स्ट्रक्चर इंजीनियर भी हम कोशिश करते हैं कि हम अपने मटेरियल का बेस्ट यूटिलाइज़ेशन करें, वेस्टेज नहीं करें साइट पे, और उसका जो स्क्रैप है, उसको ठीक से हम उसको मतलब निकालें वहाँ से। और जी। मोरओवर उसके साथ-साथ सस्टेनेबल डिज़ाइन की अगर आप बात करते हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग की है, वो मैंने एनवायरमेंटल में ही स्पेशलाइज़ेशन मैंने किया है। उसमें हम वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाते हैं, कि जिसे आप सीवरेज को अपना ट्रीट करके उसी पानी को आप रीयूज़ कैसे कर सकते हो फ्लशिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, एटसेट्रा, एटसेट्रा। ओके, आपने मतलब इसमें पढ़ाई भी की है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रही हैं। यस, तो ये और तो उसकी बहुत पढ़ाई के साथ-साथ में लेटर ऑन मैं उनकी आगे जितनी भी वर्कशॉप्स लगती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, पेडा, हरेडा, ये हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं यहाँ पे हरियाणा की और पंजाब की, तो ये ऐसे वर्कशॉप्स काफ़ी कंडक्ट करवाती हैं, और मैं उनके साथ ऐसी वर्कशॉप में हमेशा पार्टिसिपेट करती हूँ। ये फुल डे वर्कशॉप्स होती हैं, 3 डेज़, 4 डेज़, जो जैसी भी होती हैं, जहाँ भी होती हैं। आई ऑलवेज़ लव टू पार्टिसिपेट एंड लर्न न्यू थिंग्स। हाँ, बिल्कुल, आप मतलब अपने आप को अपडेट भी कर रही हैं, इतनी सारी डिग्रीज़ भी की हुई हैं और अब आप अपने आप को अपडेट भी कर रही हैं। तो बीइंग अपग्रेडेशन हमेशा ही रिक्वायर्ड होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। अगर वो उसने प्रोफेशनल नॉलेज भी की है, तो टाइम के साथ-साथ वो भी बदलती रहती है। अभी आजकल जो टाइम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ गया है, एआई का, तो आजकल अब मैं एआई के ऊपर थोड़ी और रिसर्च कर रही हूँ कि हर फील्ड में कैसे हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हम आर्किटेक्चर में कैसे इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, सिविल में कैसे कर सकते हैं। तो आई बिल्कुल ऑलवेज़ कीप लर्निंग वन थिंग और द अदर एट द टाइम। अ, बिल्कुल अगर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना है, तो पहले उसको यूज़ करना सीखना पड़ेगा, तभी हम कर पाएँगे। हाँ जी। अब आप बीइंग ए गर्ल इस फ़ील्ड में आई, तो लाइफ़ में कोई कुछ अच्छे अनुभव, कोई रुचिकर बातें हुई होंगी, कोई किस्सा अगर आप साझा करना चाहें हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ? किस्सा मेरे पास किस्से तो वैसे में मेरे पास बहुत होते हैं, हर दिन मेरे साथ कहिए। नया होता है कि बीइंग अ फीमेल ना आपको इस फील्ड में आना और इंडिपेंडेंटली आना आपके लिए एक चैलेंजिंग है, और दूसरा अगर आपकी फैमिली की कोई में से ऐसा कोई बैकग्राउंड में नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली बिज़नेस फैमिली से है, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको इस चीज़ की नॉलेज है या जिसकी हम सपोर्ट लेके आगे बढ़ सकते हैं। ये आपकी अपनी नॉलेज है, या आप जो आस-पास अपने लोगों से मिलते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं। तो मैं आपको एक छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल बताऊँगी। जब मैंने एक ऑफ़िस जॉइन किया था, एसजी शर्मा एंड एसोसिएट्स, उन्होंने मुझे जब हायर किया था, तो उनका एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चल रहा था। जी। आना-कानी उनके पास आ रहा था, कॉस्टलाइट टेलीकॉम इंडिया, वो चाइनीज़ क्लाइंट थे, जिनका प्रोजेक्ट उन्होंने करना था। तो उसके लिए उन्होंने मुझे एज़ एन आर्किटेक्ट हायर किया था, क्योंकि जो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो मेरे पास फैक्ट्री की कुछ ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने ऐसे पहले ऑलरेडी डिज़ाइन की हुई थी, तो दे वर कॉन्फिडेंट कि आई कैन डू दैट प्रोजेक्ट। एक मेरी लाइफ़ का वो पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, जो मैंने इंडिपेंडेंटली हैंडल किया था। उन्होंने मुझे कुछ ट्रेनिंग्स भी दिए थे कि आपके पास ये ट्रेनिंग्स हैं, और मुझे चैलेंजिंग ऐसा काम मिलता था, मैं बता नहीं सकती आपको। 55 एकड़्स की वो लैंड थी एंड 17 बिल्डिंग ब्लॉक्स बनने थे। उसमें से कुछ फ़ोटोग्राफ्स अभी मैंने आपके साथ शेयर भी की थी उसकी। हाँ, एंड वो दिखाई जाएँगी पर वीडियो में। वहाँ पर उस प्रोजेक्ट पे मैंने सिंगल हैंडेडली एज़ एन सीनियर आर्किटेक्ट वो प्रोजेक्ट हैंडल किया, और मुझे फर्स्ट डे ही जो हमारे वहाँ पर एक इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर मिस्टर विकास गर्ग, वो मुझे डेडलाइन दे देते थे। तो वो कह हाँ, देते थे कि ये बिल्डिंग आज जैसे कोई भी डेट है 10th है, तो ये 12th तक मुझे चाहिए, ये 15 तक चाहिए, वो सारी लिस्ट बन जाती थी। वो मेरे माइंड में इतना उसका वो रहता था ना कि ये काम पूरा करना है, चाहे मैं घर आके उसको रात को करती थी। और फिर हम साइट पे भी जब मैं जाती थी बीइंग अ गर्ल, वहाँ पर आप देखो 200 लेबरर्स लगे हुए हैं और आप ऊना में जा रहे हो साइट पे उसको हैंडल करने के लिए। तो एवरी मंथ मेरा एक विजिट होता था साइट पे, डील करना उन लोगों से, देखना कि वो कैसे काम कर रहे हैं। और वो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग डिजाइन हो रही थी मेरी लाइफ में। हमने पहली बार वो देखा था कि पीईबी बिल्डिंग कैसे डिजाइन होती है, जो एक फैक्ट्री में बन के असेंबल हो रही है। वहां पर सिर्फ फाउंडेशंस बन रही हैं, और बेसिक दीवार बनती थी 3-3 फुट की, और उसके ऊपर सारा स्टील स्ट्रक्चर है, और स्टील स्ट्रक्चर इतना बल्क में सेटअप करना, लाना कैसे, और साइट पे कैसे हो रहा है, और साइट के अपने चैलेंजेस थे। वहां साइट पे बिल्कुल उसके साथ एक रिवर फ्लो कर रही थी, रिवर के साथ साइट थी, तो कभी कभी वहां पानी ज्यादा आ गया, फ्लो ज्यादा आ गया, तो उसके अपने चैलेंजेस है कि उसको कैसे रोकना है, कैसे करना है। तो फॉर्चुनेटली हमने जो टाइम को डिसाइड किया था, मुझे लगता है कि घर भी इतनी जल्दी नहीं बनता जितनी जल्दी हमने वो प्रोजेक्ट तैयार किया था।
तो मुझे ऑफिस की तरफ से उसके लिए कमेंडेशन भी मिला था। माय टीम वाज़ प्राउड ऑफ मी कि आपने वो एज़ एन आर्किटेक्ट फुली हैंडल किया और बहुत अच्छे से हैंडल किया और टाइम से पहले तैयार किया। और जो हमने उनको ड्राइंग्स प्रोवाइड की, चाइनीज़ में हमें वहाँ से आती थी पहले ड्राइंग्स, जो हमारे क्लाइंट्स थे वो अपनी ऑब्जर्वेशन लगा के भेजते थे चाइनीज़ में। मैं आपको पहले ट्रांसलेट करती थी इंग्लिश में, फिर मैं अपने बॉसेस को कन्वे करती थी कि ये कहना चाह रहे हैं। तो उसके बाद हम वो काम करके दोबारा उसको चाइनीज़ में उनको रिप्लाई करके फिर उनको आगे भेजते थे, ताकि हमारा ये कम्युनिकेशन भी इसमें बना रहे और उनके साथ हमारी डीलिंग भी ठीक रहे। और साइड से आई डोंट थिंक कि एक बार भी कभी ऑब्जर्वेशन आई हो ड्राइंग में कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, ये कैसे बनेगा? हम उनसे पूछते थे कि आपकी कोई ऑब्जर्वेशन है? दे सेड कि नहीं, हमारी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो दिस वाज़ माय फर्स्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो मैंने किया, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया एंड थैंक्स टू माय टीम, टू माय ऑफिस हू ट्रस्टेड मी कि हाँ, शी कैन डू दैट। मुझे भी नहीं पता, कभी-कभी ना हमें अपने बारे में खुद ही नहीं पता होता कि आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या स्पिरिट है, आपके अंदर क्या पावर है, जब तक आपके पास वो चैलेंज नहीं आता। एंड आई थिंक आई एम ऑलवेज रेडी टू टेक एवरी चैलेंज ऑफ माई लाइफ। मैंने जो भी मुझे चैलेंज मिला, जो भी अपॉर्चुनिटी मिली कि आपको ये करना है, आपको वहां जाना है, तो मुझे, मैं ये भी नहीं सोचती कि मुझे ये आता है नहीं आता, बट आई टेक द चैलेंज, आई लर्न। मैं उसके बारे में पूरी तैयारी करती हूँ और फिर उसके बाद मैदान में उतर पड़ते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल, तो इट बहुत वाज अच्छी माय बातें वेरी, कर रही हैं आप। हाँ, जी, हाँ कि जी, जो चीज़ थैंक यू। नहीं आती उसको सीखा जा सकता है, कोई भी सीख हम्म, के नहीं आया और दुनिया में इस वक़्त इतने हम्म, परिवर्तन आ रहे बिल्कुल, हैं, इतने चैलेंजेज़ आ बिल्कुल। रहे हैं, अगर हम उस चैलेंज को लेंगे, तो हम सीख ही हम्म। लेंगे, आपकी तरह बिल्कुल, से। लाइफ तो दैट्स लाइफ इज सिंपल। नॉट रॉकेट साइंस, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे ये लगता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो भी आपके दिमाग में है ना, जो भी आप सोचते हो कि ये करना है या हो सकता है, तो वो हो सकता है। यू हैव टू फाइंड द वे। मुझे लगता है कि ये दुनिया जो है ना, भगवान ने एक ट्रेजर हंट की तरह बनाई है। उसके पास सब कुछ है देने के लिए, पर ढूंढना तो आपको पड़ेगा। रास्ता तो आपको आपको हिंट जरूर मिलेंगे, आपको लोग भी मिलेंगे ऐसे कि जो आपको हिंट देंगे, यहाँ से वहां, वहां से वहां। आपको डायरेक्ट कभी वो चीज एकदम से नहीं मिलेगी, उसके लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और बिना मेहनत के ना जो मिलता है ना, उसका मजा भी नहीं आता। जो स्ट्रगल बिल्कुल। करके आप हासिल करते हो ना, उसका जो मजा होता है ना, उसमें मतलब आपको इतनी खुशी होती है ना कि आप सोचो, मैं जब कभी ऐसे खुश होती हूँ, मुझे रात को नींद ही नहीं आती है उस टाइम पे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सुंदर बातचीत चल रही है। आपने अभी बात की कि आपको उस प्रोजेक्ट में अवार्ड भी मिला, तो हम हाँ अवार्ड्स की बात करते हैं कि आपको अवार्ड्स कहाँ से मिले? इससे पहले अवार्ड से पहले मैं एक बार अपने दर्शकों से बात करना चाहूँगी, जो बहुत सुंदर-सुंदर कमेंट्स लिख रहे हैं। अभी मृदुला जोशी जी ने लिखा है, "अवर फ्यूचर इज़ ब्राइट इन द हैंड्स ऑफ प्रॉमिसिंग एंड डायनामिक गर्ल्स लाइक यू।" मोर थैंक यू। पावर्स टू यू। हाँ जी, तो इसके साथ ही शुरू से ही हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, राजेश मौर्य जी, राज बंसल जी, धीरज यादव, ज्योति कंवर, रवि प्रजापति, चेंज फॉर बिगनिंग, संजय जैन, ओके। सतीश कुमार, इंदु हांडा, पूजा सूद, मृदुला जोशी और भी बहुत लोग हैं जो कमेंट्स नहीं लिख रहे लेकिन जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है I'm विमेन टीवी thankful to all of you who are listening me live, and you all are my support. Thank you so much, बिल्कुल, बिल्कुल। everyone. आप सब हैं तो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जी, एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। मुझे अ, बहुत से लोग मेरे भी जानने वाले हैं, अ, जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। एंड यही आपकी एक ना एनर्जी होती है जो आपको मोटिवेट करती रहती है। जी, हमारे परिवार के लोग और जो दोस्त हैं वही हमें आगे बढ़ाते हैं। तो हम एग्ज़ैक्टली। बात करते हैं अब अवार्ड्स की। तो किरण हुँ, आपको बहुत से अवार्ड्स मिले हैं, थोड़ा-सा उनके बारे में जानना चाहेंगे और साथ में हुँ, मैं अपने दर्शकों को उससे संबंधित कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी हुँ। दिखाना चाहूँगी। जी, मैम। जी, बताइए किरण आपके अवार्ड्स के बारे में। हाँ जी, ज़रूर। मुझे बिल वंडर्स ने अवार्ड किया था आर्किटेक्चर इसमें कम्युनिटी के अंदर काम करने के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स ने मुझे आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड किया हुआ है। कुछ कुकिंग कॉम्पिटिशन्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है, तो उसमें मुझे ट्राई सिटी बेस्ट शेफ का भी अवार्ड मिला है, किचन चैंपियन का अवार्ड मिला है। म्यूजिक शोज़ कुछ किए हैं, कुछ प्रोफेशनल्स जैसे काम किए हैं जिसके लिए मुझे अवार्ड मिला हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की तरफ से, पेडा की तरफ से। और मुझे ऐसे तो मुझे इतना भी बहुत ज़्यादा याद नहीं आ रहा, बट मैं आपको थोड़ा-सा शॉर्ट लिस्ट कर देती हूँ कि जैसे मैंने बीई जब सिविल की थी, तो मुझे गवर्नर ऑफ कर्नाटका की तरफ से अवार्ड मिला था। मैंने जब बैचलर्स इन आर्किटेक्चर भी किया था, तो उसमें मैंने थीसिस में ऑल इंडिया टॉप किया था, जिसके लिए मुझे उसमें भी अवार्ड दिया गया था। एंड लिविंग फूड्स चैनल में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें टॉप 10 शेफ्स ऑफ इंडिया में मुझे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, सॉरी अवार्ड किया था, जहाँ पर मैंने लाइव कुकिंग भी की थी।
जी। एंड ऐसे योगा कॉम्पिटिशन में इंडियन योगा एसोसिएशन के साथ मैंने काम किया, जिन्होंने मुझे अवार्ड किया। तो मेरी वेरियस फील्ड में, अदर देन माय प्रोफेशन आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, आई कीप ऑन डूइंग वन थिंग और द अदर। अभी मैं जी। टूर्नामेंट खेलने में कुछ साल पहले गई थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की तरफ से बैडमिंटन के लिए, कोल्हापुर में। तो वहां पर भी मैंने सेमीफाइनल तक खेला था। ओके, तो बात आ गई है कुकिंग और बैडमिंटन तक, तो आपकी हॉबीज के बारे में जानना चाहेंगे। क्या क्या करती हैं आप? इसके बाद हम हॉबीज। बात करेंगे आशी, जहाँ ये जनरल सेक्रेटरी हैं एनजीओ के साथ। तो उससे पहले हम बात कर रहे हैं जो आपकी हॉबीज है, क्योंकि वो बात बातों में आ गई है। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। गार्डनिंग मेरी सबसे बड़ी हॉबी है। मुझे बहुत पसंद है गार्डनिंग करना। मैंने कोविड ड्यूरेशन के बाद अपने घर में रूफटॉप पे एक छोटा-सा टेरेस गार्डन बनाया है, जिसमें कुछ प्लांटर्स काफ़ी सारे वैसे मैंने लगाए हैं, कुछ वेजिटेबल्स भी लगाई हैं, कुछ फ्लोरल्स लगाए हैं। तो मैं उन्हीं के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, सीड जर्मिनेशन कैसे करना है वो देखती हूँ, उसके बारे में स्टडी करती हूँ। और मोरओवर उसके साथ-साथ मैंने घर पे कंपोस्ट बनाना भी कुछ सालों से शुरू किया है, जो मेरा किचन का ड्राई वेस्ट है। अब मैं रिड्यूस रीसाइकल वाला सिस्टम को फॉलो करती हूँ ना। आप जैसे कह रहे हैं कि आप कंजर्वेशन के लिए क्या करते हैं एनवायरमेंटल के लिए, तो मुझे लगता है अपने कि घर में भी करते मेरा एक छोटा स्टेप, मैं कुछ जितना मैं रिड्यूस कर सकती हूँ वो तो मैं कर ही सकती हूँ। तो मैं किचन का ड्राई वेस्ट अपना कंपोस्ट बनाती हूँ, उसमें उसी को वही खाद ऐसे मैं यूज करती हूँ अपने प्लांटर्स के लिए। और अपने प्लांटर्स का बड़ा ध्यान रखती हूँ। दिन के मेरे 1 या 2 घंटे तो मेरे गार्डन में मेरे फिक्स हैं उनके साथ। तो आई कीप ऑन हैं। जी। टॉकिंग टू देम आल्सो, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे रिस्पॉन्ड भी करते हैं। एंड रियली। इसके साथ-साथ मेरी म्यूज़िक की एक्टिविटीज़ हैं। मुझे सिंगिंग का शौक है। मैं सिंगिंग करती हूँ। मैंने यूट्यूब मेरा चैनल है, उसमें मैंने अपनी कुछ सिंगिंग वीडियोज़, कुछ योगा वीडियोज़ भी मैंने उसके ऊपर पोस्ट की हुई हैं। और गिटार सीखा है मैंने, गिटार प्ले करती हूँ। डांसिंग का शौक है, वो करती हूँ। कॉइन कलेक्शन मुझे पसंद है, वो करती हूँ। फिर काउज़ की सेवा के लिए जाती हूँ। वेडनेसडेज़ और कभी ट्यूसडे को मंकीज़ के लिए उनको कुछ खिलाना, मुझे उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। अभी रिसेंटली मैं लास्ट वीक ही शायद अभी गई थी जब गौशाला। तो आप मानोगे कि मैं जब हम रेगुलर बेसिस पे जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी आपको पहचानने लग जाते हैं। तो मैं उसको बिल्कुल। कुछ खिला रही थी, वो खाने में इंटरेस्टेड नहीं थी, छोटा-सा मतलब काफ था गाय का बच्चा, तो मैं उसके साथ बैठी, तो मैंने उसके सिर पे उसको हाथ फेरा। एंड आप मानोगे मतलब मेरे भी शायद आँखों में आँसू थे, उसने मेरे को ना गले लगा लिया। वो मेरे यहाँ, मैं उसके साथ बैठी तो उसने मेरे यहाँ पर अपना ना सिर रखा। मुझे समझ आया कि वो मेरे को गले लगाना चाह रही है, तो मुझे इतना अच्छा लगा। आई फील सो हैप्पी कि हम सभी को प्यार चाहिए एक्चुअली, चाहे वो जी। जानवर हो, चाहे इंसान हो, और जो आप दोगे ना, वो आपको उससे पता नहीं कई गुना ज़्यादा मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ देने के लिए ना पहले आपके पास तो खुद भी होना चाहिए। तो बिल्कुल, आपका बिल्कुल, जो है वही दोगे। आपको हाँ। बिल्कुल, जो आपके पास है, जो आपके ग्लास में है, वही बाहर निकलेगा, वही पोर आप करोगे। तो आप खुद से अगर आप पॉज़िटिव रहोगे, पॉज़िटिव वाइब्स रखोगे, तो लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप जितना प्यार बाँटोगे, मैंने तो ये देखा है यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा प्यार है, और मुझे लगता है मैंने इतना प्यार बाँटा नहीं है, जितना प्यार मुझे यूनिवर्स से वापस मिला है। हाँ, इसका सबूत है कि अभी इस कार्यक्रम में मृदुला जोशी जी ने लिखा है, हाउ कैन वी मीट यू ब्राइट गर्ल। तो मृदुला जी, इनका ईमेल आईडी जो है नीचे स्क्रॉल कर रहा है, और मैं आपको इनका नंबर भी दे सकती हूँ, हम जरूर मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो डेफिनिटली, आप, आई विल लव टू मीट यू। जी। तो आप आशी के साथ कैसे जुड़ी? आपने चिल्ड्रन होम में जाना शुरू किया, कब से जाना शुरू किया, कैसे आपका जुड़ाव बना वहाँ के बच्चों के साथ? मैं 2010 जून से उनके साथ कनेक्टेड हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा कनेक्शन नहीं है, ये डेस्टिनी का कनेक्शन है। डेस्टिनी ने मुझे इसके लिए बनाया है। मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। मेरी फर्स्ट बायोलॉजिकल फैमिली के बाद अगर मेरी फैमिली कोई आती है, तो दैट इज़ आशी फैमिली। तो इवन मैं आपको शायद मैंने एक बार पहले भी शेयर किया था कि मैंने आशी को अडॉप्ट नहीं किया, आशी ने मुझे अडॉप्ट कर लिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब मुझे मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में तो मैं ना वर्डलेस हूँ, मेरे पास तो उसके लिए शब्द भी खत्म हो जाते हैं। पर ये मेरी डेस्टिनी है, ये दैट इज़ वेरी श्योर, क्योंकि इसमें एक लिंक ऐसा है कि मेरा और आशी का जो इंसेप्शन डेट ऑफ बर्थ है, आई थिंक वो ईयर है, वो सेम है। तो मुझे लगता है कि हम दोनों एक-दूसरे के लिए बने हैं। जब मैं बहुत छोटी थी, मैंने आपको बताया था कि मैं अपने स्कूल जब जाती थी, तो सेक्टर 9 में जब आशी था, तो मैं वहाँ से जब पैदल जाती थी और आती थी ना, आई वाज़ इन आई थिंक 5th स्टैंडर्ड माइट बी। तो मैं जब भी देखती थी, दैट बिल्डिंग ऑलवेज़ अट्रैक्टेड मी कि
मुझे अपनी तरफ बुलाती थी कि आना है, और मुझे कभी-कभी मैंने वहाँ बच्चे फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, तो मैंने कुछ बच्चे भी कभी-कभी देखे थे बालकनीज़ में। तो मुझे बड़ा उनके साथ ना कुछ अटैचमेंट इंटरनली फ़ील हो रही थी कि जैसे ये इस जन्म की नहीं है, कुछ पिछले जन्म की है, मेरा कुछ इसी तरह कुछ रिलेशन है। अदरवाइज़ आपको कुछ भी ऐसे अट्रैक्ट नहीं करता है दुनिया में। तो और उससे कुछ टाइम पहले एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था हमारे नेबरहुड में कि किसी एक कुछ फैमिली में कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी, तो उनकी छोटी बेटी थी, मदर नहीं रही थी, तो उनकी फैमिली ने उस बच्ची को रखने से मना कर दिया था। आई थिंक शी वाज़ ऑफ 2 इयर्स ऑफ एज, और वो मुझे बाद में सुनने में आया था कि उन्होंने उसको आशियाना में एडमिट कर दिया है। तो मुझे वहाँ से थोड़ी-सी अटैचमेंट और थोड़ा-सा इमोशन मेरे से कनेक्ट हुआ कि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं होती है। कहाँ बच्चा पल रहता है, मतलब पैदा होता है और कहाँ वो पलता है, प्यार तो उसको भी चाहिए है ना, तो प्यार तो ज़रूर सबको देना ही चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे ना बस सबको प्यार चाहिए होता है। आप कहीं भी ऐसी जगह पे जाओ खाने-पीने को, बाकी सब फैसिलिटीज़ सब अवेलेबल हैं। द ओनली थिंग दे नीड इज़ योर लव, योर टाइम। तो एनी हाउ मतलब मैं पढ़ती रही, एजुकेशन चलती रही, मैंने ये सोचा था कि मैं उनके साथ कनेक्ट तब करूँगी जब मैं खुद इस काबिल बन जाऊँगी कि मैं उनके लिए भी कुछ कर पाऊँ। तो जॉब कर रही थी, आर्किटेक्चर की जॉब में आ चुकी थी, ऑफ़िस में थी, बट बैक ऑफ द माइंड पता नहीं हमेशा वो आशियाना मेरे बैकग्राउंड में चलता रहता था, कभी-कभी फ्लैश करता था। तो एक दिन सोचा कि चलो अब मैं जाती हूँ वहाँ पर, मन बना लिया, पक्का बना लिया एक दिन जाना है। आई थिंक ये 2010 की बात है, और मैं वहाँ 9 सेक्टर गई, तो आई कम टू नो कि वो वहाँ पर नहीं है, वो वहाँ से शिफ्ट हो गया है। मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि पता नहीं है, आप देख लो, हमारे पास तो कोई उनका नंबर नहीं है, ना कोई एड्रेस है हमारे पास। तो कोई और रहने आ गया था। तो मैंने इंटरनेट से उनका फ़ोन नंबर मुझे मिला, लैंडलाइन, मैंने कॉल किया, बहुत बार कॉल किया, और उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा कि ठीक है, आपको बताएँगे, जब भी हम बुलाना चाहेंगे आपको बुला लेंगे। आई थिंक आई हैव मेड ऑलमोस्ट 40-50 कॉल्स टू देम, एंड एवरी टाइम कभी ऑफ़िस में से कोई पिक कर रहा है, कोई स्टाफ में पिक कर रहा है। तो वन डे ना आई थॉट कि बस अब मैं चली जाती हूँ, ऐसे तो ये मुझे बुलाएँगे नहीं, और मुझे जाना तो मुझे है ही है। तो मैं वहाँ पहुँच गई। तो वहाँ कोई फंक्शन चल रहा था, उन्होंने मुझसे बात की, मेरे बारे में पूछा, तो बाय चांस हमारी प्रेज़िडेंट मैम जो अभी प्रेज़ेंट प्रेज़िडेंट हैं, विभा तनुजा मैम, शी वाज़ आल्सो देयर। तो उन्होंने बोला कि आप क्यों हमारे साथ जुड़ना चाहते हो? तो आप वहाँ पर एक नीलम खुल्लर मैम भी थे, तो उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस किया कि हाँ, मुझे पता है इसके बहुत बार कॉल्स आए हैं, एंड शी वांट टू जॉइन अस। तो उन्होंने बोला कि आपके जैसे हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं, वो 1 महीना, 2 महीना उनके अंदर जब तक वो थोड़ा-सा एक होता है ना कि थोड़ा-सा जुनून आता है कुछ काम करने का, और फिर वो ठंडा भी हो जाता है 2 महीने बाद, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, वो बच्चे आते भी नहीं है। तो हमारे बच्चों का यहाँ पर ऐसे इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है उनके साथ, तो हम आपके साथ क्यों कनेक्ट करेंगे, और आप क्यों आना चाहते हो, और आप करोगे भी क्या आप हमारे साथ आके? मैंने कहा आप जो बोलोगे मैं करूँगी। मैं अभी जॉब कर रही हूँ, आप बताओ कि अब मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तो उन्होंने बोला हमारे कुछ बच्चे हैं 9-10 के, आप उनको साइंस, मैथ की पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश। तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल। कहते हैं आपके पास टाइम है? मैंने कहा हाँ, टाइम तो मैं मैनेज कर लूँगी। अब इसमें एक वो भी बात है कि जब आप कुछ करना चाहते हो ना, तो टाइम भी भगवान आपको कहीं न कहीं से अकोमोडेट करवा देता है। तो मैं ऑफ़िस से 6-6:30 फ्री हूँ ना, मैंने डायरेक्ट आशियाना जाना, उन बच्चों को पढ़ाना, 3-4 बच्चे जो थे, और उनके साथ जाते हुए ना मेरी इतनी अच्छी उनके साथ बॉन्डिंग हो गई, इतनी अटैचमेंट हो गई, मुझे लगा ही नहीं है मैं उनसे पहली बार मिली हुई हूँ। इतना प्यार दिया उन्होंने, तो धीरे-धीरे उनका मतलब पार्ट ऑफ फैमिली वो और मैं, हम दोनों एक-दूसरे के पार्ट ऑफ फैमिली बन गए। बच्चों के साथ हमने हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करना। फिर वहाँ कुछ टाइम के बाद मैंने ऑटोकैड की क्लासेस भी वहाँ जॉइन की। जितने भी कुछ ऐसे डिप्लोमा डिग्री वाले बच्चे थे जो आउटसाइडर्स थे, दैट दे कुड नॉट अफोर्ड टू लर्न फ्रॉम आउटसाइड, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था मेरे एसोसिएशन ने, आशियाना ने, कि आप उनको सिखा सकते हैं ऑटोकैड। तो आई सेड व्हाई नॉट, मैं ज़रूर करूँगी। तब भी मैं ऑफ़िस में एक सिविल इंजीनियरिंग फर्म में जॉब कर रही थी। तो मैं उनसे सैटरडेज़ को स्पेशल हाल्फ डे ऑफ लेके आती थी, अपनी छुट्टी लगवा के कि मुझे पढ़ाना है बच्चों को। हमने 9 मंथ्स ऑलमोस्ट उन बच्चों को पढ़ाया है। इट वाज़ इन द ईयर 2015 आई थिंक। तो 9 महीने पढ़ाया था, 8-10 बच्चे थे, रेगुलर आते थे, मैं उनको वीकेंड पे क्लासेस देती थी, तो वो एवरीडे प्रैक्टिस के लिए आते थे। और मुझे इतनी खुशी होती थी जब वो अपने बाद में करने के बाद अपनी लाइफ में वो प्लेस हुए, तो वो मेरे को जो खुशी हो रही थी ना, मतलब मुझे लगता है कि मेरे पास उसके लिए ना कोई शब्द नहीं है, मैं कैसे बयान करूँ? मतलब नाउ दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ माय फैमिली, वो स्टूडेंट आज भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, वो आज भी मुझे बहुत रिगार्ड करते हैं, उनकी लाइफ में छोटा-सा भी कुछ कुछ भी होता है ना, दे ऑलवेज़ शेयर विद मी एज़ एन गार्डियन। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी न किसी वे में किसी की लाइफ आपके थ्रू, मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अगर आप किसी एक इंसान की लाइफ बेटर कर पाएँ ना, तो आपका जीवन सफल हो जाता है। एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड टू ऑलमाइटी
कि उसने मौका दिया मुझे सेवा करने का उन लोगों की, जिनकी ज़िंदगियों में कुछ मैं चेंज ला पाई। तो मेरा मुझे लगता है जीवन तो सफल ही हो गया और अब भगवान आगे भी और मुझे ऐसे सही राह दिखाए तो मैं ऐसे और भी सेवा करना चाहती हूँ। मैं ओल्ड एज होम रेड क्रॉस में भी जाती हूँ, वॉलंटियर हूँ मैं वहाँ पर, उनके साथ जाती हूँ, उनके साथ भी मुझे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ तो वो मुझे डॉक्टर साहब बोलते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर किरण गांधी आ गए क्योंकि उनकी कुछ भी ऐसे मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है ना, तो मैं उनको कुछ ऐसे चीज़ें बताती हूँ रेमेडी। जैसे रेमेडीज, जैसे देसी नुस्खे होते हैं ना हमारे किचन वाले, या कुछ ऐसे कि आप एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लो, अगर आपका ऐसे हील हो जाता है तो ठीक है, आप ये कर लो, आप वो खा लो। और कभी-कभी अगर मेडिसिन की नीड है तो वो मेडिसिन भी आल्सो आई प्रोवाइड देम, कि जो अगर मैं ला सकती हूँ या कुछ अरेंज करनी हो तो मैं वो भी करती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ। सेम जैसे इनको प्यार की जरूरत है, उनको भी वहां पर प्यार की और टाइम की जरूरत है, हम उनके पास बैठे हैं, उनका एक्सपीरियंस लें। तो मैं उनके साथ बैठती हूँ, उनकी लाइफ के बारे में पूछती हूँ, उनका एक्सपीरियंस लेती हूँ, कि जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, कुछ ना कुछ नया हमेशा उनसे सीखती हूँ। तो वहां भी थोड़े दिन नहीं जाती हूँ, तो वहां से भी मुझे कॉल आ जाता है कि बेटा आप मिलने नहीं आए, बहुत दिन हो गए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो मुझे याद करते हैं और मुझे प्यार भी करते हैं, फोन पे भी हम लोग बात करते हैं। तो इस वे में मैं कुछ ना कुछ जो मुझे लगता है जो मैं सोसाइटी के लिए पे बैक कर रही हूँ, और भगवान करे मुझे और ऐसे अच्छे मौके मिले, मुझे प्रवृत्ति मिले, और मैं किसी ना किसी वे से जुड़ी रहूँ इनके साथ। तो हम बड़ी सुंदर बातचीत चल रही है, तो मैं अपने हम्म, दर्शकों को बताना चाहूँगी, हमारे साथ कुछ हम्म, और लोग भी जुड़े हैं, नीलम मैडम अभी जुड़े हैं। तो जो कुछ किरण बता रही हैं, इनसे संबंधित कुछ हम्म, वीडियो में, कुछ पिक्चर्स मैं दिखाना चाहूँगी। आप लोग हमारे साथ हम्म। जुड़े रहें और इसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा लगा आपके स्ट्रक्चर्स देख के और जो प्यार भरी बातें आप कर रही हैं, आपका प्यार बरसाते हुए बच्चों के साथ, पशुओं के साथ बहुत अच्छा लगा। किरण आप इतनी आशियाना के साथ जुड़ी हैं, ओल्ड एज होम के साथ जुड़ी हैं, कोई भी आप इंटरेस्टिंग सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस जो आप अपना अनुभव हम सबके साथ साझा करना चाहें? मेरा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है मेरा आशी के साथ कनेक्शन। जो मैं आशी हुँ, के साथ जब से जुड़ी हूँ ना,
मैं इतनी सैटिस्फाइड और इतनी कंटेंट फ़ील करती हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे मेरी लाइफ़ का ना एक एम मिल गया है, एक मकसद मिल गया है कि आपका जन्म किस लिए हुआ है। कभी-कभी आप ढूँढते हो ना कि आपका जन्म इस दुनिया में हुआ किस लिए है। भगवान ने हर एक को जन्म किसी पर्पज़ के लिए दिया है, कुछ करने के लिए दिया है और वो डेस्टिनी भी उसी ने ही डिसाइड की है। तो मेरा उनके साथ जितना भी टाइम मैं रहती हूँ, आई फ़ील सो सैटिस्फाइड और इतने उनके साथ अच्छे मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं। मैंने उनसे बच्चों से भी सीखा है। मतलब मैंने देखा है कि शायद लाइफ में ना सारी फैसिलिटीज़ होना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती, उससे कोई इंसान कभी खुश नहीं होता। लेस इज़ मोर क्या होता है ना, ये हमारे एक आर्किटेक्चर में भी एक कोट है, लेस इज़ मोर, एक आर्किटेक्ट का फेमस था। बट लाइफ में भी जो लेस इज़ मोर होता है ना, दैट आई लर्न्ड इन आशियाना फ्रॉम किड्स। व्हाट लेस इज़ मोर, बिना कुछ होते हुए भी आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ ना होते हुए भी आप कैसे खुश रह सकते हो। और सबसे अच्छा एक छोटा-सा एक्सपीरियंस है कि जब मैंने वहाँ जॉइन किया था ना, तो उन दिनों में मैंने थोड़ा-सा ना वेट गेन कर लिया था उस टाइम पे। जब हम ऑफ़िसेज़ में काम करते हैं, तो हम बैठे रहते हैं सिटिंग जॉब में रेगुलर और फिर वहाँ भी आना। तो एक दिन मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि अब लोग बोल रहे हैं, "अच्छा, तुमने वेट बहुत गेन कर लिया।" तो मैंने ना वेट लॉस के लिए अपना एक्सरसाइज़ेज़, योगा शुरू किया और वहाँ वो बच्चों को ना योगा मतलब जब से मैंने वहाँ पे जॉइन किया है, एवरी डे वहाँ पर शाम को योगा होती है, तो वहाँ के योगा के टीचर भी आते हैं, संदीप सर। तो उनको देख-देख के ना मुझे भी मोटिवेशन आया कि मैं भी अपना योगा स्टार्ट करती हूँ, मैं भी कुछ करूँगी। तो उनको देख के ही मैंने काफ़ी कुछ वहाँ पर सीखा और फिर वन डे आई डिसाइडेड टू डू और मैंने करने लग गई। तो वहाँ बच्चे भी, मैं उनसे बात करती थी, तो वो भी मेरे से कुछ शेयर करते थे, कुछ खाना होता था तो आई वाज़ ऑन डाइटिंग ऑल्सो कि उन्होंने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो मुझे वहाँ एक बच्चा था सुमित, उसने मुझे एक बात बोली, तो कहता कि "दीदी, आप ये मत सोचो कि ये खाने से वेट बढ़ जाएगा।" मतलब उसकी एक छोटी-सी बात है ना, मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि जब आप सीखना चाहते हो ना, तो आपको आस-पास सारे ऐसे लगता है कि आपको सिखाने के लिए ही आए हैं वो। तो उसने कहा कि आप ये मत सोचो कि आपका वेट गेन हो रहा है, आप कुछ भी खाओ, आप ये सोचो कि आपका वेट लूज़ हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, कहता बस ये बिलीव करना है आपने, बिलीव करना है, तो मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, बिलीव। तो उसने कहा बस आपने एवरीडे यही बिलीव करना है, आप अपना जो मर्ज़ी खाते रहो और आप एक्सरसाइज़ भी करते रहो। तो उसकी ये छोटी-सी सोच ने ना मतलब मेरे में भी चेंजेज़ ला दिए। मेरे में बिलीव ऐसे ही शुरू हो गया कि यस, आई एम लूजिंग वेट और मैं वर्कआउट कर रही थी, एक्सरसाइज़ और नो डाउट मैं डाइटिंग भी कर रही थी और 1 साल में मैंने ना आई थिंक 20 केजी प्लस रिड्यूस कर लिया था। तो वो मुझे जो उसने एक टिप दी थी ना, बिलीव, तो आई लर्न्ड और उसके बाद मेरा एक बहुत अच्छा जो एक्सपीरियंस है कि उस एक्चुअली 2012 में मेरे डैड पास आउट हो गए थे। जब वो गए थे, तो मेरी डिग्रीज़ ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे थी। मेरा एक थीसिस चल रहा था आर्किटेक्चर का और बस सिविल का तो मेरा कंप्लीट हो गया था ऑलमोस्ट। तो उस टाइम पे ना मैं थोड़ी-सी स्ट्रेस में आ गई थी कि लाइफ में ना ऐसा लगता है कि सब कुछ ही नेगेटिव हो रहा है, कुछ आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा, आपका कुछ काम नहीं हो रहा है, जो आप करना चाह रहे हो, आप इतनी कोशिश कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो बट कुछ नहीं हो रहा। एट दैट टाइम आई गॉट अ बुक फ्रॉम समवन, द सीक्रेट, जो मैंने पढ़ी, जिसने मेरी लाइफ चेंज की। उसमें भी मैंने एक चैप्टर पढ़ा जो था बिलीव, द दैट्स किड टोल्ड मी आल्सो बिलीव। उसमें मैंने जब वो पढ़ी ना, उस बुक ने मेरी लाइफ पूरी चेंज कर दी, मेरा थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया। उसके साथ जो मेरा वो एक्सपीरियंस रहा ना, जितनी ड्यूरेशन में मैंने उसको पढ़ा, उसमें मैंने देखा कि मैनिफेस्टेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। आप क्या सोच रहे हो, क्या बिलीव कर रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो वो बुक पूरी पढ़ ली, तो मैं उसका एक्सपेरिमेंट्स भी करती थी डेली, जिसके अंदर बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं। वो बुक मैंने अपने आशियाना के बच्चों को भी पढ़वाई है, उनके साथ बैठ के पढ़ी है, मैंने वो मूवी भी उनको दिखाई है, उनको मोटिवेट करने के लिए और मैं चाहती हूँ कि ये हर इंसान ये बुक अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर पढ़े, बहुत अच्छी बुक है। तो उस बुक में भी एक ऐसा ही था मैनिफेस्टेशन का। तो मैंने एक दिन सुबह उठी, उसमें था कि जब आप सुबह उठते हो तो आपने सोचना है कि आपने क्या करना क्या है। जो भी आप सोचोगे वो पूरा हो जाएगा। अर्ली मॉर्निंग में हमेशा जब भी उठती हूँ गॉड को थैंक यू बोलती हूँ पूरे दिन के लिए कि मेरा दिन जो भी है बहुत अच्छा जाए, मेरे से बहुत अच्छी चीज़ें हों, आप मुझे हेल्प करना, मेरा सही मार्गदर्शन करना। और ऐसे ही मैं रात को सोने से पहले भी प्रे करती हूँ। जो भी मेरा दिन जाता है उसके लिए मैं गॉड को थैंक यू कहती हूँ कि आपने मेरा दिन बहुत अच्छा बिताया या मेरा सही मार्गदर्शन किया। तो सुबह उठी, वो बुक पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में बस एक थॉट थी कि मैंने वो मूवी देखनी है। वो 2012 की आई थिंक बात है। उस टाइम पे ऑनलाइन ना चीज़ें इतनी जल्दी मिलती नहीं थी और आई नो। मैंने भी मैनिफेस्टेशन कर ली थी सुबह, उठते ही बैठते ही अपने बेड के ऊपर कि मुझे ये मूवी देखनी है, क्योंकि उसमें ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ थी कि जब आप कुछ सोचते हो और आप ठान लेते हो ना, तो वो आपके पास ज़रूर आ जाता है, उसके रास्ते भी आपके अपने आप बन जाते हैं। तो थॉट बनाया कि ये द सीक्रेट मूवी मुझे देखनी है, ओरिजिनल देखनी है, एचडी में देखनी है, वो आज ही देखनी है। अब वो कैसे देखनी है मुझे भी नहीं पता था।
अपना रेडी होके मैं ऑफिस में आई, मैंने नेट पे वो सर्च करना शुरू किया, मूवी नहीं मिल रही क्योंकि वो इज़िली अवेलेबल नहीं थी। बहुत सर्च किया, एक 1 घंटा 2 घंटा लगा, तो फाइनली आई गॉट दैट मूवी। मुझे नहीं पता मुझे वो कहाँ से मिली, एचडी में मिली। और उसके बाद मैंने दोबारा भी जब सर्च करी, दोबारा वो मिली नहीं, अगले दिन नहीं मिली, थर्ड डे नहीं मिली, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। शायद मुझे ऐसे लगा एक दिन के लिए वो एचडी अपलोड हुई थी। तो मैंने वो मूवी देखी और मैंने उसको डाउनलोड भी कर लिया था उस टाइम पे। और वो मैं ये बता रही हूँ कि वो मेरी लाइफ का सबसे सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है कि उस बुक ने, उसकी जो राइटर है द रॉन्डा बर्न, मतलब मैं उसको कभी मिली नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, बट शी हैज चेंज्ड माय लाइफ। उसने अपनी लाइफ की स्टोरीज और बहुत सारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं। आई थिंक वन मस्ट रीड दैट बुक। आई रिकमेंड एवरीवन टू रीड। और मैंने वो बुक पढ़ने के बाद रॉन्डा बर्न को मैंने ईमेल लिखी, एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट हर रिप्लाई ऑल्सो, कि मतलब उसे इतना अच्छा लगा, उसने मुझे बड़ा अच्छा सा मैसेज बना के उसने लिखा, और अभी भी उसके मतलब मेल्स मेरे पास अभी भी रेगुलर बेसिस पे मेरे पास आते हैं। तो सो दैट गुड। वाज माय गुड एक्सपीरियंस। और एक मैनिफेस्टेशन मैंने ऐसे ही की थी जब मैंने पहली बार कुकिंग शो में पार्टिसिपेट किया था। तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन किचन चैंपियन ट्राई सिटी बेस्ट शेफ अवार्ड। उससे पहले मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो उस दिन मैं जा रही हूँ कुकिंग शो के लिए, रास्ते में टू व्हीलर पे अपना जा रही थी सामान लेकर। एक मैनिफेस्टेशन मेरे माइंड में आई कि किरण जब वापस आना है ना, तो ट्रॉफी जीत के लेके आनी है। अब मुझे नहीं पता था कैसे, क्योंकि वो ट्रॉफी मुझे दिख रही थी कि मेरे हाथ में है। तो वापस आई हूँ ना, तो मैं विनर की ट्रॉफी लेके आई थी मैं। मुझे भी नहीं पता वो कैसे हुई, क्योंकि मेरा जब टॉप 10 में सिलेक्शन हुआ उसके बाद मतलब जो क्वेश्चन राउंड चलता है, फायर राउंड होता है कि आपको इमीडिएटली उसका रिप्लाई करना पड़ता है। तो उसमें 10 कंटेस्टेंट होती हैं। जो आपकी टर्न पे आंसर आ गया आपको, ठीक है, आप आगे पास ऑन करते हो, नहीं आता तो हम निकल जाते हैं। आई वॉज द लास्ट कंटेस्टेंट जिसने सारे आंसर्स दिए, और सब निकलते गए। आई वॉज द ओनली वन लेफ्ट टू बी द विनर। तो आई वॉज थैंकफुल टू गॉड। मुझे तो सीक्रेट की एनर्जी और उसकी मैनिफेस्टेशन का पता चल गया था कि मैनिफेस्टेशन कितनी स्ट्रांग होती है, और मैनिफेस्टेशन उसी की पूरी होती है जो सच्चे दिल से करता है, और जिसका अपना दिल साफ होता है, जिसके मन में किसी के लिए कोई बुरी भावना नहीं होती है। यही मैंने बच्चों को सिखाया। बच्चे भी छोटे छोटे एक्सपीरियंस आशियाना में करते हैं, वो मुझे बताते हैं, यार मैंने ये सोचा था, ये हो गया, आज मैंने ये सोचा और मैं ये किया, तो वो हो रहा है वैसे के वैसे। उनको मैंने मेडिटेशन करना बच्चों को सिखाया। मेडिटेशन से अब आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हो, आप अपनी सोच कैसी अच्छी रख सकते हो, आप अपने अंदर से नेगेटिव विचार कैसे निकाल सकते हो। तो मैंने उनको बोला कि अगर चाहते हो ना कि आपकी लाइफ में भी ऐसे मिरेकल्स हो, तो पहले आपको अपने अंदर से क्लीन करना पड़ेगा। हम बाहर से क्लीन करना तो ठीक है, सब करते हैं, लेकिन करना ही अपने है, आप लेकिन अंदर से भी को करना। अंदर से ठीक है। शुद्ध करना, अंदर से साफ करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। जब आप अंदर से प्योर हो जाते हो ना, सारी पॉजिटिव एनर्जीज आपके पास अट्रैक्ट होती हैं, और जो नेगेटिव भी आती हैं ना, वो भी आपको ज़्यादा देर तक कोई इफ़ेक्ट नहीं डाल सकती। वो कहते हैं ना, तिनका सा है हौसला, बनाए रखोगे तो बनेगा घोंसला। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सुंदर बातचीत कर रही हैं आप किरण, इस छोटी-सी थैंक उम्र यू। में इतना ज्ञान दे रही हैं। किरण, अब आपसे बात करेंगे आपकी फैमिली सपोर्ट और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की। या फैमिली सपोर्ट मेरी हमेशा मेरे साथ रही है। जब मेरे पापा थे तब भी उन्होंने हमें शुरू से इतना इंडिपेंडेंट बनाया है, हर अपने छोटे बड़े काम करने के लिए। उन्होंने कभी हमें अपने ऊपर मतलब डिपेंडेंट नहीं किया। हमें कुछ भी काम होना है, कहीं जाना है, बैंक के कुछ काम करने हैं, कहीं अपने लिए कुछ करना है, तो वो बोलते थे ठीक है बेटा आप जाओ, आप खुद करो, आप करोगे तो आप तभी सीखोगे। तो हम सोचते थे कि सभी के पेरेंट्स तो सब करके दे देते हैं, हमारे पापा तो हमें बोलते थे खुद खुद जाओ, अपने आप जाके खड़ो, लाइन में लगो, सारे काम करवाओ। बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि वो हमें किस मोमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। उनकी जो अपब्रिंगिंग है उसने मुझे इतना हेल्प किया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद अपनी एज से पहले ही बड़ी हो गई हूँ। जितनी मेरी एज है ना, मतलब उससे कहीं ज्यादा मुझे चीजें जो मुझे लगता है मेरे सेम एज के लोगों को वो नहीं पता, नहीं आती। मुझे पढ़ने का भी इतना शौक है, एजुकेशन का है, कुछ कुछ एवरी टाइम आई कीप ऑन सर्चिंग लर्निंग। चाहे वो हमारा पुराना कल्चर है, चाहे वो रामायण के बारे में है, चाहे वो किसी भी ऐसे ग्रंथ के बारे में है, मुझे इन चीजों के बारे में पढ़ना भी अच्छा लगता है। तो उससे मुझे मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट करती है, हमारा एनवायरनमेंट भी ऐसे, मेरी मदर मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, मेरी फैमिली ने। क्योंकि अगर मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ और इतना कुछ कर रही हूँ, तो बिना फैमिली के सपोर्ट के आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आप उनका प्यार और उनका सपोर्ट आपके साथ नहीं है, उनका आशीर्वाद नहीं है। मेरे पापा जहाँ भी हैं, जिस भी दुनिया में है, बट मुझे ये पता है कि उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। मैं उनको हमेशा प्रणाम करती हूँ, और कुछ भी कार्य करने से पहले उनसे ज़रूर कहती हूँ, और मुझे लगता है कि उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ हैं, और वो मुझे आगे सफल करने में मेरे साथ ही खड़े रहते हैं। मुझे
फ़ील होता है कि मेरे आस-पास है, मैं कभी भी उनका नाम लेकर कुछ बोलती हूँ या कुछ पूछती हूँ या कुछ भी कहती हूँ, तो वो इमीडिएटली बुरा हो जाता है। बहुत सुंदर। किरण और आप इतना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करती का हैं। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आप जो पार्ट कह रहे हैं, तो बीइंग द एल्डेस्ट इन माय फैमिली, तो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तरफ से 101% की है। अपनी फैमिली के लिए मेरे पापा के जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बीइंग द एल्डेस्ट इन माय फैमिली, आई शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय फैमिली, माय ब्रदर, सिस्टर। मेरे से छोटा मेरे ब्रदर है एंड उससे छोटी मेरी सिस्टर है। तो जब मेरे पापा गए तो माय सिस्टर वाज़ नॉट स्टडीइंग, तो उसको थोड़ा-सा हमने सपोर्ट करके, मोटिवेट करके उसको स्टडी के लिए एनकरेज किया कि तुम पढ़ो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। एंड शी हैज़ नाउ डन डबल मास्टर्स एंड डूइंग जॉब इन चित्कारा यूनिवर्सिटी। एंड माय ब्रदर, ही इज़ आल्सो वर्किंग, ही इज़ मैरिड। तो मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने मेरे पापा को मतलब जाने के बाद में जब हम वहाँ एडमिशन के लिए गए थे, तो वहाँ मैं उनको प्रॉमिस करके आई थी कि पापा आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आई विल डू दैट एंड आई विल डू माय बेस्ट एंड आई एम ट्राइंग टू डू इट। ग्रेट। आप जैसी लड़की हो तो क्या समस्या है। तो एक बात और पूछना चाहूँगी, थोड़ा-सा मूड भी बदलते हैं। आपने इतना कुछ कर दिया, आप अपना काम कर रही हैं, आप आशियाना में जा रही हैं, आप ओल्ड एज होम में जा रही हैं, एनिमल्स को भी देख रही हैं, मेडिटेशन भी कर रही हैं। तो अपनी फ़िटनेस के लिए क्या करती हैं आप? फिटनेस के लिए मैं योगा करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ 2 आवर्स अ डे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि 24 घंटे हैं आपके पास, मैं कहती हूँ आप हर इंसान को बोलना चाहिए मेरे पास 22 घंटे हैं। 2 घंटे आप अपने लिए रखो, जिसमें तो गुड। 24 आवर्स में 2 आवर्स नहीं तो 1 आवर एटलीस्ट जो आप दे सकते हो, बट मैं अपने आप को 2 आवर्स देती हूँ। तो 1 घंटा भी आपको अपने लिए देना हो तो वो बहुत अच्छी बात है। तो मैं सुबह 5 o'clock मेरा जो रूटीन है, मैं उठती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ पहले, उसके बाद योगा एक्सरसाइज करती हूँ, 1.5 घंटा ये मेरा लग जाता है। उसके बाद एंड देन आई गो फॉर अ वॉक एंड देन आई प्ले बैडमिंटन फॉर 20 to 25 मिनट्स डेली। तो ये मेरे को जो है ना, ये मेरे को रिचार्ज करता है। ये जो मेरी फिटनेस है, कहते हैं ना कि जब आप अंदर से कुछ क्लीन करना चाहते हो ना, तो आपको बर्न करना पड़ता है उसको। वो बर्न करने के लिए भी एनर्जी करनी पड़ती है। बर्न तब होगा जब आप उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हो। उसको बर्न तो तभी करोगे ना आप उसको। तो वो मैं इसलिए, ये मेरे लिए पॉजिटिव का काम करता है, मेरे को पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करती है। योगा करने से, मेडिटेशन करने से, वॉकिंग जो भी मेरी फिजिकल वर्कआउट है, ये मुझे डेली बेसिस पे रिचार्ज करता रहता है। जैसे हमारे मोबाइल को रिचार्जिंग की ज़रूरत है ना, हमारी बॉडी को भी डेली रिचार्जिंग की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सुंदर। मैं कुछ पंक्तियाँ और बोलना चाहूँगी आपके लिए। राह की धूप मेरे काम आई, छाँव होती तो शायद सो गई होती। यस, तो यस। बहुत खूबसूरत बिल्कुल, बात। जो जितनी जितनी आपकी लाइफ में चैलेंजेस और स्ट्रगल्स आते हैं ना, उतना आप स्ट्रॉन्ग बनते हो, आप निखरते हो। कहते हैं सोना भी है ना, वो आग में जब तपता है, तभी तो वो सोना बनता है वो। हाँ, और आपने जो बात कही कि अपना कुछ लोगों ने जी, आप कुछ लोगों ने आपको कहा कि आप नहीं कर सकती, ये असंभव है, तो आपने वो हाँ, चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसके लिए हुँ, काम किया और उसके लिए जब कड़ी मेहनत की तो आप सफल भी हो गईं। और हमने बिल्कुल। बात की थी अभी तिनकों से हौसला बनाने की, लेकिन मैं आपके लिए जो एक बात कहना चाहूँगी कि घोंसला बनाने में हम यूँ मशगूल हो गए, उड़ने के लिए पंख भी हैं, ये भी याद रखिएगा। लेकिन आप उड़ती भी हैं, मुझे मालूम है, लेकिन और ज़िंदगी में आपको बहुत बड़ी-बड़ी उड़ानें मिलें, बहुत ज़िंदगी आपकी सफल रहे और अंत में जो भी आप आपकी बातों से बहुत संदेश मिले हैं हमारे दर्शकों को, जो भी आप 1 मिनट में आप अपना संदेश देना चाहें हमारे दर्शकों को। मैं ये कहूँगी कि इट्स माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स एवरीवन्स मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे बैक टू द सोसाइटी व्हाट सोसाइटी हैज़ गिवन टू यू। और ये यस, आपको कम्युनिटी के लिए, उसकी सेवा के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करना चाहिए एंड ये तभी होगा जब आप खुद खुश रहोगे। ट्रेन योर माइंड टू बी हैप्पी फर्स्ट। कहते हैं बिल्कुल, ना, बहुत अच्छी बात है। खुद के लिए जिए तो क्या जिए, मज़ा तो तब है जब आप औरों के लिए जिए। बट मैं इसको थोड़ा-सा और मॉडिफाई करूँगी कि औरों के लिए जीने से पहले अगर आप खुद के लिए ही नहीं जिए, तो फिर ये ज़िंदगी क्या जिए? तो आप बिल्कुल, पहले अपने आप को फिट रखो, बी फिट, हेल्दी, अच्छा खाना खाओ, अपने अंदर अच्छी चीज़ें फीड अच्छी करो। खाना भी आप खा रहे हो ना, चूज़ वाइसली, वो आपको वैसी एनर्जी दे रहा है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो आप अच्छा खाओगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा सुनोगे, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सुनो। जो आप नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव लोग हैं, उनसे आप दूर रहिए। अपने आप को खुश रखिए। अगर आप खुद खुश रहेंगे और हेल्दी रहेंगे, तभी आप औरों को भी खुश रख पाएँगे। वेरी गुड।
बिल्कुल। हाँ जी। आपने जो बुक्स की बात की बीच में कि बुक्स पढ़ती हैं और कुछ बुक्स के बारे में आपने बात भी की, तो मैं भी ये कहना चाहूँगी आजकल किताब पढ़ने का ज़माना ख़त्म-सा हो गया है, लोग खरीदते हैं, पढ़ते नहीं हैं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ नहीं आते, उन्हें पढ़ना राइट, पड़ता है, उन्हें समझना राइट, पड़ता है। राइट। बिल्कुल, और हम अच्छे भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे, रास्ता हो जाएगा। आपसे बातचीत करके हर कोई शायद इस शेर को समझ जाएगा। बहुत वाह! खूबसूरत बातचीत रही। किरण, आपसे मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को जो हमारे साथ जुड़े हैं, मधु मदान अभी जुड़ी हैं, ये नीलम लूथरा जी, संजय जैन जी, इसके अलावा कुछ और ज्योति कंवर जी, अविनाश कौर, अनुभवा इंटरनेशनल जी, ये सब लोग अभी जुड़े बाद में जुड़े थे शायद या उनके कमेंट्स बाद में आए हैं। आप सभी का यस, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, इतनी खूबसूरत बातचीत में इतने खूबसूरत कमेंट्स आपने दिए और सभी वो दर्शक जो जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं और सभी वो दर्शक जो बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे, आप सभी का स्वागत है विमेन टीवी इंडिया के इस मंच पे। आप हमारे कार्यक्रम देखते रहिए और इस तरह की इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ जो सोसाइटी में हैं, उनके बारे में बताएँ। आपके कमेंट्स आप इस वीडियो के साथ यूट्यूब पे कभी भी दे सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं, हम उन्हें ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। हमारे दर्शक जो मिलना चाहें किरण जी से, जो स्क्रॉल डाउन नीचे बैनर आ रहा है, उसमें इनका ईमेल आईडी है, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर बातचीत रही किरण आपके साथ, बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद यू। आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच। इवन आई फील ऑनर्ड कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं बात कर सकूं या मैं आपके चैनल पर, एंड आई एम थैंकफुल टू वुमेन टीवी इंडिया जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, जिन्होंने मुझे मौका दिया। और आपके जैसे लोग ही मुझे इनकरेज करते हैं और मोटिवेट करते हैं कि कुछ और अच्छा करने के लिए। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो ना, एप्रिसिएशन हर एक के लिए कितना अच्छा फूड है ना, वो इतनी अच्छी नरिशमेंट देता है ना उसकी सोल को, कि उसके अंदर और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि मैंने अगर इतना किया है तो मैं इतना भी और कर सकता हूँ। जी, थैंक बिल्कुल। यू। हर कोई अगर एक-दूसरे को इंस्पायर करे, प्रेरणा दे, तो सारी दुनिया मुझे लगता है कि आगे बढ़ेगी और नेगेटिविटी अपने आप से खत्म हो जाएगी। आप अपने जीवन का एम समझिए। हमारा जीवन यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है। आपको होता है रिश्ते कमाना, प्यार कमाना। आपको इस दुनिया में रहने के लिए नहीं कमाना है, इस दुनिया के बाद के लिए भी कमाना है। वो उसके उसके ऊपर कमाने पर लोग फोकस नहीं करते हैं। वो सोचते हैं हम बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। आप मेरी एज की बात कर रहे थे कि आपने अर्ली एज में स्टार्ट कर दिया। आई थिंक इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। एक सेकंड होल्ड ऑन। जी, हाँ गिव जी। मी 5 मिनट्स। तो इट्स नॉट, आई सेड इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। यू कैन स्टार्ट एनी टाइम, एनी मोमेंट। और जब आप सोचते हो कि हाँ आप कुछ देर बाद, कुछ ईयर्स के बाद करोगे, तो यू नेवर नो कि आपके पास उतने ईयर्स हैं भी हैं कि नहीं है उसको मूवमेंट को करने के लिए। तो बिल्कुल, जब भी आपको कुछ करना है, आप कुछ सोच रहे हो, स्टार्ट इट राइट नाउ। अगर आपको कुछ किसी के लिए अच्छा करने का मन कर रहा है, जैसा भी आपका मन है, आप अभी करो। मैं कह रही हूँ जो दिन है वो आज ही है, जो मोमेंट है वो अभी ही है। जी, कल किसी बिल्कुल। ने नहीं देखा हमने। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और जो हाँ जी। अपने काम में जब आनंद आता है, जिस तरह से आपको आ रहा है, वही लोग हाँ। सफल होते हैं दुनिया में। हम बहुत कुछ सीख सकते हैं आई एक्चुअली एक-दूसरे लव से। माय वर्क, माय प्रोफेशन। मतलब मैं उसको प्रोफेशन की तरह मैं लेती ही नहीं हूँ। मुझे इतना मजा आता है ना जब मैं किसी का काम करती हूँ, तो मैं लेट लेट नाइट बैठ के भी करती हूँ। जब मैं सोती हूँ तब भी मेरे माइंड में वो काम चल रहा होता है कि उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, टिल इट इज एग्जीक्यूटेड। सो आई कीप ऑन वर्किंग लाइक दैट। ये मेरे लिए काम नहीं है, ये मेरा भी जुनून है। और आपकी टैगलाइन मेरे ऊपर बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, जिंदगी जुनून है। ज़रूर मेरे लिए ज़िंदगी जिंदगी जुनून है। मैं हर मोमेंट को एंजॉय करती हूँ, हर मोमेंट को जीती हूँ, हर जगह जाती हूँ, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो। बच्चों के साथ बच्ची हूँ और बड़ों के साथ बड़ी हूँ। अगर आप मुझे आशियाना में देखोगे तो आप बोलोगे ये भी उनके जैसी ही है, और जब आप मुझे ओल्ड एज होम में देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत समझदार लड़की है। तो जैसा ब्यूटीफुल, देश वैसा घोल, ब्यूटीफुल। आप जिस जगह जाओ उस रंग में रंग जाओ, तभी आप उसको एंजॉय कर सकते हो। लाइफ इज ऑल बहुत अबाउट सुंदर, एंजॉयमेंट। खुश रहना ही है ना, बहुत तो कहीं। बहुत खूबसूरत बातचीत रही आपसे। किरण, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे आईं। धन्यवाद। I am very, very thankful to you, ma'am, and looking forward to meet you again. Thank you. श्योर, श्योर मैम। Thank you. Thank you.